हेलो, आवाज आ रही है सभी को? कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की वजह से कैथोड और एनोड पर कुछ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऑन गिविंग इलेक्ट्रिसिटी when electricity is passed when electricity is passed through an electrolyte when electricity is passed through an electrolyte तो रिएक्शन होगी कैथोड और एनोड पर, जिसमें गैल्वेनिक सेल में। तो रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन? कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, जो कि अभी क्या है, कैथोड जो है अभी नेगेटिवली चार्ज, गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या थी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। नाउ इसकी वजह से जनरली, मतलब कैथोड पर रिडक्शन जनरली होगा मेटल का। ठीक है, सो एट कैथोड ठीक है, एट कैथोड reduction of metal takes place generally, the reduction of metal ion at cathode, reduction of metal ion takes place generally, while at anode oxidation of non-metal anion takes place generally। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये पूरा जो फिनोमिना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसके थ्रू, मतलब उसकी वजह से कैथोड पर और एनोड पर रिएक्शन होने लग जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सो दिस फिनोमिना is called electrolysis। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। Yes, Manda, this is first page. This is first page.
हो गया सबका? यस रोहन, दिस इज फर्स्ट पेज। गया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड है, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड। ठीक है, अच्छा तो कुछ कैथोड पर आएगा, कुछ एनोड पर आएगा। तो इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप की है, एक्टिव है या इनर्ट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब एक्टिव और इनर्ट। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे अलग अलग टाइप से हमारे पास क्या आ सकता है, अलग अलग टाइप से हमारे पास उससे मेटल या गैस डिपॉजिट हो सकता है। और करंट पर भी डिपेंड करेगा या इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा, हम कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपॉजिट करेगा कि कितना गैस इवॉल्व होगा या कितना मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इन सब फैक्टर पर इलेक्ट्रोलिसिस जो है क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं।
ओके, सो अब हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल 1 by 1। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl using इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड हो सकती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो सकती है। तो देखो हमारे पास दो आयन है, मोल्टन NaCl है तो दो आयन है, एक है Na पॉजिटिव और दूसरा है Cl, ये दो ही आयन है। तो जनरली मेटल आयन का रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो अगर मोल्टन NaCl लेंगे तो कैथोड पर देखो हमें मिल जाएगा Na, ठीक है। और अगर हमने एनोड की रिएक्शन की बात की तो एनोड पर देखो क्या मिलेगा, तो एनोड पर मिलेगा क्लोरीन। क्लियर है। तो मोल्टन NaCl लेने पर जब मतलब मोल्टन NaCl लेते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ कैथोड पर Na मिलता है और एनोड पर क्लोरीन मिलता है। यस रिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड या तो कार्बन की होती है, जनरली प्लेटिनम की होती है। रोहन, जैसे मैंने बताया इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो या तो कार्बन का रहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम का रहता है। ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होगा, ये वाला जो है ये आइदर कार्बन और पीटी। ओके, या तो कार्बन का रहता है जनरली या प्लेटिनम का रहता है।
नो, इन ऑल केसेस जनरली, ठीक है, इन ऑल केसेस इनर्ट इलेक्ट्रॉन मतलब या तो कार्बन या प्लेटिनम। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड वाला एग्जांपल। इलेक्ट्रोलिसिस of molten CuSO4 using inert electrode. Molten CuSO4 using inert electrode. तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आयन है, तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है एंड दूसरा है SO4 2 नेगेटिव। अब कैथोड पर जो है वो रिडक्शन होता है कैटायन का, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो कैथोड पर हमें Cu सॉलिड मिलेगा एंड एनोड पर होगा किसका रिएक्शन, SO4 का, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो SO4 2 नेगेटिव विल गिव H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एनोड पर ये वाले जब हम मॉल्टन CuSO4 लेते हैं तो कैथोड पर कॉपर मिलता है, एनोड पर H2O8 2 नेगेटिव। Okay, so this is second example. मॉल्टन CuSO4, Cu नॉट C है ना, ये Cu है ना कि C है। कुणाल अलग अलग में ले सकते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकता है, हम अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, अभी मॉल्टन ले रहे हैं फिर एक्वस लेंगे। ओके, अलग अलग केस लेके हम चलते हैं। एक्वस मतलब क्या है, वाटर में, शुभ एक्वस मतलब वाटर में CuSO4 है, ठीक है, और मॉल्टन मतलब प्योर CuSO4 है बट वो लिक्विड स्टेट। समझाया? सही, ये याद रखना है ना यार, कॉपर जब रिड्यूस होता है Cu2 पॉजिटिव जब रिड्यूस होता है तो Cu बनाता है, ऐसे SO4 2 नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होता है तो H2O8 2 नेगेटिव, याद रखना।
हो गया सबका? अरे जैसे मैंने बताया यार कि कैथोड और एनोड दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड के हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोड कॉपर ये प्लेटिनम भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, मैंने बताया ना। सो देन हमारे पास चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा प्रोडक्ट बोल रहे हो, प्रोडक्ट क्या है नोट पर? इट इज H2O8 2 नेगेटिव, H2O8, दिस इज 8। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास अभी हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, आगे भी अभी इनर्ट का एग्जांपल लेते हैं, बट मोल्टन की जगह हम ऐसा करते हैं एक्वस ले लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेते हैं हम एक्वस वाला एग्जांपल। सो थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर एक्वस भी है, मतलब वाटर भी है, ठीक है। सो कौन कौन है? तो Na पॉजिटिव है जिसका रिएक्शन हो सकता है, इसके अलावा Cl नेगेटिव जिसका रिएक्शन हो सकता है, इसके अलावा वाटर है उसका भी रिएक्शन हो सकता है। वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो हमारे पास कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल है नाउ। तो एट कैथोड एक तो Na पॉजिटिव की रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड की। इसके अलावा H2O वाली रिएक्शन भी पॉसिबल है, तो H2O भी यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। तो H2O जब रिड्यूस होता है तो रिएक्शन ये हमारे पास आएगा, ठीक है। H2O का रिएक्शन ये हो, तो कैथोड पर ये रिएक्शन पॉसिबल है ना, क्योंकि H2O भी रिड्यूस हो सकता है। सिमिलरली एट एनोड हमारे पास दो रिएक्शन आएंगे, एक तो Cl नेगेटिव भी होगी। तो Cl नेगेटिव जो है वो Cl2 में रिड्यूस हो गया, एक तो ये हो गया। इसके अलावा H2O जो है वो भी, सॉरी रिड्यूस नहीं, Cl नेगेटिव Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया। इसके अलावा H2O जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ओके, सो H2O जब ऑक्सीडाइज होगा तो रिएक्शन ये आएगा, ओके, ये है हमारे पास। तो अब देखो कैथोड पर ये दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन होगा। तो सिमिलरली एनोड जो है उसमें भी दो रिएक्शन है, तो उसमें से कौन सा रिएक्शन होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर SRP देखना है और SOP देखना है। कैथोड के रिएक्शन के लिए SRP और एनोड की रिएक्शन के लिए SOP, ठीक है। तो ग्रेटर SRP reaction takes place at cathode first and greater SOP reaction, ठीक है। तो ग्रेटर SRP रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अच्छा हमारे पास दो रिएक्शन है, ठीक है। दो रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन होगी कैथोड पर पहले, तो कुछ टाइम बाद दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। जब दोनों का
ई का वैल्यू, दोनों रिएक्शन का ई का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली लेंगी। ग्रेटर एसआरपी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड ग्रेटर एसओपी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एसआरपी और एसओपी देखते हैं। तो Na पॉजिटिव जो है वो जब Na में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन का जो एसआरपी है इट इज -2.7, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है, याद नहीं रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इट इज -2.71 एंड ये H2O वाली रिएक्शन जो है इसका एसआरपी है -0.08। ओके, 0.83 एक्चुअली, 0.83 ना, ये 0.83 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो, लास्ट पेज पर दिया है, क्या दिया है इसका, जीरो पॉइंट 0.83 दिया है। ओके, 0.83। ओके, तो देखो किसका एसआरपी ज्यादा है, 0.83 -0.83 ज्यादा है ना। दैट्स व्हाई कैथोड पर अभी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ना कि सोडियम। ओके, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इसके अलावा एनोड पर जब हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, तो एनोड पर एसआरपी जो है Cl नेगेटिव वाली जो रिएक्शन है इसका एसआरपी -1.36 है। नोट एसआरपी, सॉरी एसओपी देखना है। तो एनोड वाली रिएक्शन के लिए हमें एसओपी देखना है। तो इसका जो एसओपी है इट इज -1.36 वोल्ट। ठीक है, और H2O वाली रिएक्शन जो है उसका एसओपी है -1.23 वोल्ट। तो कौन सा होगा, एनोड पर कौन सा होगा, फिर कौन सी वैल्यू ज्यादा है। कैथोड के लिए एसआरपी देखो, एनोड के लिए एसओपी देखो। तो एनोड पर किसका एसओपी ज्यादा है, -1.23 ज्यादा है ना। तो H2O वाली रिएक्शन होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इवॉल्व होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन, ये वैसे एक ही एक्सेप्शन समझ लो इसका। तो एक्चुअली इवॉल्व कौन होता है, क्लोरीन इवॉल्व होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन हमारे पास, मतलब जो हम देखेंगे ना, ये कौन सा निकल रहा है। ये एसआरपी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं। जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड पर निकलेगा, जिसका एसओपी ज्यादा है एनोड पर निकलेगा। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है। लेकिन हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स भी एक फैक्टर होता है। केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है, रेट की बात करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है इट इज लेसर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। दैट्स व्हाई Cl2 निकल रहा है, ना कि O2। ठीक है, Cl2 इवॉल्व हो रहा है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन का रेट है ना वो ज्यादा है O2 के फॉर्मेशन के रेट। तो जो मैंने ब्लू से टिक किया है ना वो रिएक्शन हो रही है, याद रखना। जो मैंने ब्लू से टिक किया है ना
वो रिएक्शन हो रही है। हाँ रिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कैथोड पर दो रिएक्शन है ना, दोनों में से जो जो मैंने ब्लू टिक किया है वो रिएक्शन पहले स्टार्ट होगी, ठीक है, वो रिएक्शन पहले स्टार्ट होगी एंड कुछ टाइम बाद कैथोड पर दोनों रिएक्शन जाएंगे। मतलब एनोड पर पहले कौन सी रिएक्शन आएगी, एनोड पर पहले हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होगी, मैं बोलूंगा कि सॉरी एनोड नहीं कैथोड, कैथोड पर पहले हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होगी या हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में दोनों ये दोनों रिएक्शन जो है इनका दोनों का ई का वैल्यू सेम आ जाता है कुछ टाइम बाद, तो फिर दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, मतलब Na भी हमें मिलेगा और H2 भी, ठीक है। सिमिलरली एनोड पर भी यही सेम चीज है, एनोड पर हमारे पास क्या है, पहले Cl2 वाली रिएक्शन होगी और कुछ टाइम बाद फिर Cl2 और O2 दोनों की रिएक्शन, ओके। साक्षी एक्सेप्शन ये है कि एसओपी किसका ज्यादा है, देखो -1.36 जो है ना वो वैल्यू छोटी है, -1.23 वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम रूल के हिसाब से जाएं तो वो क्या बोलता है कि ग्रेटर एसओपी वाला जो है वो कहाँ पर होगा, एनोड पर। तो रूल्स के हिसाब से तो यार ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना चाहिए एनोड पर, लेकिन वो नहीं होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, ओके। सो दैट इज एक्सेप्शन। रिया बट सर हाउ, मतलब क्या बोल रही हो रिया, मैं समझा नहीं। चलो लिख लो, क्लोरीन के लिए लिख लो। तो अच्छा दोनों रिएक्शन क्यों होगी, देखो रिया ये हमारे पास क्या है, पहले ई जो है रिया, पहले ई जो है वो इस रिएक्शन का ज्यादा होगा, पहले ई जो है वो इस रिएक्शन का ज्यादा होगा, लेकिन नॉन इक्वेशन जब तुम यूज करोगे तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो इसका जो ई का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, नॉन इक्वेशन यूज करके तुम देख सकते हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका और इसका ई का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो रिएक्शन साथ साथ होगी, समझाया। जिसका ई ज्यादा है वो रिएक्शन पहले होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ई जो है हमारे पास किसका ज्यादा है, पहले सेकेंड रिएक्शन का ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हमारे पास ई की वैल्यू कम होती जाएगी ड्यू टू नॉन इक्वेशन, ओके। तो एक पॉइंट पर आकर ये -0.83 जो है ये -0.27 के, मतलब -2.71 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही सेकेंड रिएक्शन का जो ई है ये -2.71 के इक्वल हुआ, ये वाली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ठीक है, तो क्लोरीन का लिख लो। तो एट एनोड chlorine, sorry, at anode O2 should be liberated but rate of formation of Cl2 is much higher than O2, therefore Cl2 is liberated at anode,
ठीक है। तो अगर हम देखें तो O2 लिबरेट होना चाहिए था, बट O2 नहीं हो रहा है। कौन लिबरेट हो रहा है? Cl2 लिबरेट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ओवर वोल्टेज ऑफ O2 is higher than over voltage of Cl2। ठीक है। ओवर वोल्टेज ऑफ O2 इज हायर देन ओवर वोल्टेज ऑफ CO2। तो ये ओवर वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज जो है ये एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन। ओवर वोल्टेज इज एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ गैस। ठीक है। तो O2 का जो ओवर वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू Cl2। दैट्स व्हाई भी O2 जो है वो नहीं निकलता। क्या निकलता है? Cl2 निकलता है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। नो कुणाल, दोनों का सेम नहीं होगा ना। दोनों रिएक्शन का सेम नहीं होगा। दोनों मतलब कि कैथोड और एनोड की रिएक्शन का ई थोड़ी सेम आएगा। कैथोड की रिएक्शन का ई कुछ अलग है, एनोड की रिएक्शन का ई कुछ अलग होगा। वो सेम नहीं होगा। हाँ, कैथोड की दोनों रिएक्शन का ई कुछ टाइम बाद सेम आ जाएगा, ऐसे ही एनोड की दोनों रिएक्शन का ई कुछ टाइम बाद सेम आ जाएगा। यस कुणाल, कुछ टाइम बाद, वही तो मैं बोला, कुछ टाइम बाद कैथोड की दोनों रिएक्शन साथ में होंगे। सिमिलरली एनोड की भी दोनों रिएक्शन साथ में होंगे। जो हमने ब्लू से टिक किया है वहां पर वो रिएक्शन पहले स्टार्ट हो, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगे। साक्षी, वो तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो कितना। हो सकता है किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया। ओके, तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। दोनों रिएक्शन साथ में एंड होंगी या नहीं होंगी वो तो रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हम जो रिएक्टेंट का अमाउंट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। मतलब जैसे मान लो हम एग्जांपल लें, तो जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन का एग्जांपल लें तो Na पॉजिटिव कितना है और H2O कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या दोनों सेम टाइम पे खत्म हो रहे हैं या अलग अलग टाइम? हो गया सभी का?
ओके, सो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था एक्वस एक्वस NaCl। ऑब्वियसली इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया था इसमें भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं हम एक्वस CuSO4। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फोर्थ वाला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using inert electrode। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयन है, इसके अलावा SO4 2 नेगेटिव आयन है, इसके अलावा H2O भी है, ठीक है। तो ये तीनों का हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। तो कैथोड पर क्या है, तो कैथोड पर कैथोड हमारे पास Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। एक ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा H2O का रिएक्शन देखो क्या होगा, H2O का ये रिएक्शन होगा। एनोड पर क्या है, सो एट एनोड SO4 2 नेगेटिव का रिएक्शन होगा। इसके अलावा H2O का भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो कैथोड पर किसका होगा, एनोड पर किसका होगा, तो इसलिए SOP SRP देखेंगे। तो कैथोड पर देखो इसका जो SRP है 0.34 वोल्ट। सेकंड वाले का जो SRP है ये हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है, -0.83 वोल्ट। देन एनोड पर हमारे पास जो है उनमें फर्स्ट वाले का जो SO, अब देखो एनोड के लिए मैंने बताया SOP देखना है। तो एनोड पे SOP है माइनस इसका 2 वोल्ट एंड सेकंड रिएक्शन का SOP कितना बताया हमने, -1.23 वोल्ट। अब हमारे पास ये दो रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पर, तो देखो SRP किसका ज्यादा है, SRP फर्स्ट रिएक्शन का ज्यादा है। तो कैथोड पर क्या मिलेगा हमें, कॉपर मिलेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट एनोड, तो एनोड पर हमारे पास किसका SOP ज्यादा है, ऑब्वियसली -1.23 इज ग्रेटर, है ना। तो एनोड पर हमें O2 गैस। ओके, तो जब हम एक्वस CuSO4 लेंगे और इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पर कॉपर मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तुम्हें SRP SOP की वैल्यू याद नहीं रखनी है, ये जस्ट हम तुम्हें बता रहे हैं कि कौन पहले हमें मिलेगा कैथोड या एनोड पर। हम तुम्हें लिस्ट दे देंगे, वो लिस्ट यूज करना है। ओके, तो हमें जो लिस्ट देंगे उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन कैथोड पे मिलना चाहिए, कौन एनोड।
हो गया सबका? नाउ आगे चलते हैं। सो ये था ये एक्वस था। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using mercury electrode, Hg electrode। तो Hg इलेक्ट्रोड जो है इसमें देखो क्या होगा। तो कैथोड पर हमारे पास दो रिएक्शन है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन gives Na सॉलिड, और दूसरा कौन सा H2O वाला, H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives 2OH नेगेटिव एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, एनोड पर हमारे पास Cl नेगेटिव एक्वस gives Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा दूसरा है अपने पास H2O वाला, H2O लिक्विड gives O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी SRP और SOP हमने लिखे थे। इसका जो SRP है वो कितना था? तो कॉपर वाले का, ये सॉरी Na वाले का SRP हमारे पास था -2.71। इसका जो SRP है ये -0.83 था। इसका यहाँ पर जो SOP है ये -1.36 वोल्ट था और इसका -1.23। तो देखो क्या है, हमने ऑलरेडी बता दिया कि एनोड पर किसका रिएक्शन हो रहा है, Cl नेगेटिव का हो रहा है या Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और कैथोड पर H2 गैस इवॉल्व हो रहा था। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिए, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सी है, मर्क्यूरी। देखो मर्क्यूरी क्या करता है, मर्क्यूरी जो है वो मेटल के साथ अमलगम बना देता है, या मैं बोलता हूँ कि मेटल का डिपोजिशन ऑन मर्क्यूरी इज वेरी इजी, दैट्स व्हाई यहाँ पर Na बन जाता है। ठीक है, सो मेटल कैन फॉर्म amalgam with mercury। ठीक है, अमलगम एक तरह से ये एलॉय है, बट एलॉय में क्या होता है, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, बट ये इस एलॉय में क्या है, मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो मेटल कैन फॉर्म अमलगम विद Hg ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ Na इज फेवरेबल एट कैथोड। ठीक है, सो हमारे पास कैथोड पर क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, ना कि हाइड्रोजन। ठीक है, सो हमारे पास देखो ये रिएक्शन आ जाता है आगे, Na प्लस Hg एंड इट विल फॉर्म NaHg का अमलगम। ठीक है, NaHg वाला कोई एक एलॉय टाइप का बन गया। तो ये हमारे पास कैथोड पर अभी रिएक्शन चेंज हो गई। जब हम एक्वस NaCl लेते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं,
तो एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सी? मर्क्यूरी वाली, ठीक है। तो अगर हम मर्क्यूरी वाली इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो फिर सोडियम इवॉल्व होगा, ठीक है, सोडियम मिलेगा, ना कि हाइड्रोजन। रेड में लिखा है मेटल कैन फॉर्म अमलगम विद मर्क्यूरी, metal can form amalgam with Hg. Due to this, deposition of Na is favorable at cathode. So यार वो तो बताया ना भाई मैंने ऑलरेडी, क्लोरीन का तो एक्सेप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया ना भाई। क्लोरीन और इनमें से किसका रिएक्शन होगा? क्लोरीन का होगा ना, ये तो एक्सेप्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ओके, नो रिया। यस, एंड में कैथोड है, फेवरेबल एट कैथोड। Hg के बाद में ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ Na इज फेवरेबल एट कैथोड। ये Cl का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्लोरीन जो है वो डिपॉजिट होता है, ना कि ऑक्सीजन।
ठीक है, उसका एक्सेप्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं हाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using कॉपर इलेक्ट्रोड। Cu का इलेक्ट्रोड हमने यूज कर लिया। तो देखो, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? एक तो ऑब्वियसली Cu2 पॉजिटिव का रिएक्शन हो सकता है, एक SO4 2 नेगेटिव का रिएक्शन हो सकता है, एक H2O का हो सकता है। इसके अलावा कॉपर, मतलब हमारे पास ये अवेलेबल, Cu2 पॉजिटिव अवेलेबल है, SO4 2 नेगेटिव अवेलेबल है, H2O है एंड Cu भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, तो वो भी अवेलेबल। तो कैथोड पर कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल हैं? तो कैथोड पर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu, then H2 वाली रिएक्शन, ठीक है। एंड एनोड पर क्या क्या पॉसिबल है? एनोड पर SO4 2 नेगेटिव वाली, इसके अलावा H2O वाली रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन। अच्छा देखो, नाउ एक और रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। कौन सी रिएक्शन? कॉपर की, जो हमने इलेक्ट्रोड लिया ना, उसकी रिएक्शन भी हो सकती है। कॉपर क्या होगा? Cu ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? Cu क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? Cu मेटल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट Cu मेटल। ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, Cu से Cu प्लस में ही जाता है ना, Cu से कभी Cu माइनस में जाता है क्या? नहीं ना। ओके, तो Cu से Cu प्लस में ही जाएगा, या Cu2 प्लस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसकी रिएक्शन पॉसिबल है एनोड पर। ओके, तो देखो SRP SOP, देखो इसका SRP क्या है? 0.34, इसका SRP है
-0.83। इसका एसओपी क्या है? -2 वोल्ट। इसका एसओपी क्या था? -1.23 वोल्ट। एंड लास्ट वाले का एसओपी क्या हो जाएगा? देखो एसआरपी है 0.34, एसओपी क्या होगा? -0.34 वोल्ट होगा ना। तो देखो सबसे ज्यादा एसआरपी किसका? सीयू का, है ना। एसआरपी दोनों रिएक्शन में किसका है? सीयू वाली रिएक्शन का ज्यादा है। और एसओपी देखो तीनों रिएक्शन में किसका ज्यादा है? लास्ट वाली रिएक्शन का ज्यादा है ना। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर सॉलिड। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर Cu2 पॉजिटिव बनेगा। एनोड पर क्या बनेगा? Cu2 पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो देखो जितना Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वापस Cu2 पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैथोड पर Cu2 पॉजिटिव Cu बना रहा है। ओके, कैथोड पर Cu2 पॉजिटिव क्या बना रहा है? Cu बना रहा है। और एनोड पर Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव वापस बना दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं यार जितना Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हुआ वापस उतना ही Cu से वो Cu2 पॉजिटिव बन गया है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें Cu2 पॉजिटिव का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि जितना Cu से मतलब जितना Cu2 पॉजिटिव Cu में गया उतना ही वापस Cu से आ गया। ओके, तो देखो जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड नहीं है, मतलब नॉर्मल कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पर मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन वाला पार्ट है वही देखेंगे, है ना, कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या है। लेकिन हमारे पास अगर कोई मेटल का इलेक्ट्रोड आ गया तो जनरली वो मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है एट एनोड। ओके, जो मेटल इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं वो क्या हो सकता है? एट एनोड ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन ही कैथोड पर होगा, उसी का रिएक्शन एनोड पर होगा। लिखो, फिर आगे चलते हैं। राइट, मतलब क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर तुम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो क्या बनेगा, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो क्या बनेगा। यस, ऑब्वियसली हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन किस में रिड्यूस हो रहा है। जनरली शायद इसमें से आएगा, वैसे अलग भी आ सकता है। जैसे AgNO3 दे दिया तो AgNO3 में क्या है, Ag पॉजिटिव जो है
वो हो जाएगा। तभी हम लिस्ट बता देते हैं तुम्हें, वो लिस्ट के हिसाब से तुम्हें याद रखना कि कौन डिपॉजिट होगा। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो अब हम तुम्हें लिस्ट बता देते हैं। तो कैथोड और एनोड पर किसका रिएक्शन होगा? तो कैथोड के कुछ आयंस ले लेते हैं एंड एनोड के कुछ आयंस ले लेते हैं। ठीक है, कैथोड के
ठीक है। तो ये हमारे पास है कैथोड का लिस्ट। और एनोड की बात करेंगे, नो अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे देख लो, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख दो। कैथोड का ये है और एनोड का हमारे पास है ठीक है। सो ये इसको मतलब तुम मान के चलना H2O, ठीक है। अगर H2O का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, H2O की रिएक्शन हो रही है कैथोड पर, तो मान के चलो। और सिमिलरली एनोड पर अगर H2O की रिएक्शन हो रही है तो उसको OH वाला मान के चलो। तो देखो क्या है, ये जो हमने सीरीज लिखी है, दोनों सीरीज जो लिखी है कैथोड और एनोड वाली, इसमें जो बाद में आयन आता है उसकी रिएक्शन पहले। ओके, सो लेटर आयन इन सीरीज, ठीक है, लेटर आयन रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट। हमने जो सीरीज लिखा है, इस सीरीज में जो बाद में आयन आता है उसकी रिएक्शन पहले हो। ओके, जैसे मान लो अभी हम इन दोनों की बात कर लें कि हमारे पास H2O भी है और Cl नेगेटिव भी है ना, तो एनोड पर किसका रिएक्शन होगा, Cl नेगेटिव का, ना कि H2O का। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, हम बोलते हैं हमारे पास कॉपर भी है और H2O भी है, तो कैथोड पर किसका रिएक्शन होगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास Cu2 पॉजिटिव और वाटर भी, तो कैथोड पर किसका रिएक्शन होगा, Cu2 पॉजिटिव का। ओके, तो लेटर आयन जो है सीरीज में उसका रिएक्शन पहले होगा। ओके, अच्छा, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यार कि जनरली जनरली है ना, जनरली कैथोड पर H2O का ही रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे मेटल्स कोई भी अगर सॉल्यूशन में हुए, इतने मेटल के आयन कोई भी सॉल्यूशन हुए, तो एक्वा सॉल्यूशन में हुए, तो ऑब्वियसली H2O का रिएक्शन होगा, क्योंकि उसका SRP जो है वो ज्यादा होगा। ये सब मेटल्स जो हैं, ये सब मेटल्स के SRP से ज्यादा H2O का SRP होगा, दैट्स व्हाई H2O का रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आ जाता है, Hg2 पॉजिटिव आ जाता है, Ag पॉजिटिव आ जाता है, या Au पॉजिटिव आ जाता है, इनके केस में फिर H2O का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली कैथोड पर H2O का ही रिएक्शन होगा। ओके, लेकिन अगर Cu2 पॉजिटिव आ गया, Ag पॉजिटिव आ गया, Hg2 पॉजिटिव आ गया, ये सब आ गए, ये सब आयन आ गए, तो फिर H2O का रिएक्शन ना होकर इनका रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि लेटर आयन जो है उसका रिएक्शन पहले होगा। ओके, इसके अलावा इसे याद रखने का एक और तरीका है, देखो हिंदी आती है ना सभी को? ठीक है, तो ये एक तरीका है, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हो सीरीज को, कैथोड वाली। और एनोड वाली सीरीज में देखो, जनरली हमारे पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव अगर है, तो हमारे पास उनका रिएक्शन होगा। लेकिन अगर SO4 2 नेगेटिव या NO3 नेगेटिव है, तो फिर वाटर का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम सीरीज याद रख सकते हो। तो जो सीरीज में बाद में आयन आ रहा है उसका रिएक्शन पहले होगा, कैथोड और एनोड एनोड। लेटर आयन रिएक्शन, लेटर आयन रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट।
यस ऑब्वियसली यस, ये लिखना है सर। ये सीरीज में जो बाद में आयन आएगा उसका रिएक्शन पहले होगा, ठीक है। तो ये सीरीज लिखो, मतलब हम बोल सकते हैं कि जनरली कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अगर एक्वा सॉल्यूशन हम लेते हैं किसी सॉल्ट का तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो मेटल्स के आयन है उनका एसआरपी एक्चुअली वाटर के एसआरपी से कम है, या -0.83 वोल्ट से कम। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, देखो, लेके नई कार मांगे आलू जोरदार। ओके, लेके नई कार मांगे आलू जोरदार, फिर नई होंडा सिटी, है आगे ऑडी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। होंडा सिटी का कुछ नहीं है यार, वे एच फॉर होंडा, कॉपर है ना, कॉपर का सी है, सी फॉर सिटी। ओके, H2 के नीचे होंडा लिखा है, होंडा जोरदार, फिर नई होंडा सिटी कार बे, होंडा सिटी कार होती है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, Ag2 पॉजिटिव के लिए है लिखा है 97 है आगे ऑडी। हो गया सबका? रेड में लिखा है लेटर आयन रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट।
चले आगे। नाउ अब देखो, ये तो क्वालिटेटिव पार्ट था कि कौन डिपॉजिट होगा। अब वो कितना डिपॉजिट होगा ये हम बताएंगे फैराडेज लॉ के थ्रू। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ, दो लॉ है इसके, वैसे सेकेंड वाले लॉ के क्वेश्चन हम फर्स्ट लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है कि जो मास डिपॉजिट है एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to is directly proportional to इलेक्ट्रिसिटी पास। इलेक्ट्रिसिटी पास का मीनिंग है यहाँ पर चार्ज पास। ठीक है, कितना चार्ज पास किया। तो मास डिपॉजिटेड जो है m, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया q। ओके, मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया q पे। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे z। सो इट इज z इंटू q। यहाँ पर z जो है इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो ECE। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। लिखो, फिर आगे चलते हैं। m इज इक्वल टू ZQ और उस ZQ के नीचे लिखा है हियर Z इज इक्वल टू हियर HER।
एम इज मास यार, एम मास है, यहाँ पे मास डिपॉजिटेड बोला ना, तो एम मास है। ओके, नाउ एम जो है इट इज इक्वल टू जेड क्यू। अब देखो क्यू को हम क्या बोल, सॉरी जेड को क्या बोल सकते हैं, अगर हम क्यू का वैल्यू 1 ले लें, क्यू का वैल्यू 1 ले लें तो जेड क्या हो गया, एम हो जाएगा ना। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जेड जो है इट इज मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो कितना मास डिपॉजिट करेगा, उसको भी हम जेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम इज इक्वल टू जेड क्यू है ना। जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसे ECE बोल रहे हैं यार, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। ओके, सो मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो जेड हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्यू को 1 ले लेता हूँ, क्यू को 1 ले लेता हूँ तो जेड क्या हो गया, एम हो गया ना। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज जेड। अच्छा, नाउ इक्विवेलेंट वेट जो है इसका एक और डेफिनेशन है हमारे पास। इक्विवेलेंट वेट जो है इसका एक और डेफिनेशन होता है, इट इज मास डिपॉजिटेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना मास डिपॉजिट कर रहे हैं किसी का भी, दैट इज इक्विवेलेंट मास। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज था, याद है 96500 कूलम, याद आया, या 1 फैराडे, याद आया क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम या 1 फैराडे। ओके, तो देखो 96500 कूलम जो है वो ई चार्ज, सॉरी ई मास डिस्प्लेस करता है, इक्विवेलेंट मास को हम बोल देते हैं ई। ठीक है, तो 96500 कूलम जो है वो ई मास डिस्प्लेस करता है, तो 1 कूलम कितना डिस्प्लेस करेगा, ई डिवाइड बाय 96500। तो ये ई डिवाइड बाय 96500 जो है इसी को हम जेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जेड क्या आ गया, ई डिवाइड बाय 96500। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500।
हेलो, हो गया सबका? ओके, सो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू क्या था, जेड क्यू था ना, तो E डिवाइड बाई 96500 इंटू क्यू। अब देखो E को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सो m बाई E क्या हो गया, Q डिवाइड बाई 96500, एंड मास बाई इक्वलेंट मास क्या है, मास बाई इक्वलेंट मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वलेंट। सो नंबर ऑफ इक्वलेंट जो है ये हमारे पास आएगा Q डिवाइड बाई 96500। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्वलेंट को हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज Q डिवाइड बाय 96500। अच्छा, Q जो है ये चार्ज है, चार्ज को हम I इंटू टी लिख सकते हैं क्या? Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, Q इज आई टी, चार्ज इंटू मतलब I क्या है, दैट इज करंट इंटू टाइम। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर क्या हो गया? So number of moles into n factor is IT divided by 96500। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, करंट टाइम चार्ज के साथ कितना मोल किसी का निकलेगा या कितना मोल्स डिपॉजिट होगा वो निकाल देगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 61 to 70। कुछ कारीगर यस राइल, क्लास इज ओवर। लिखना है तो लिख लो जल्दी। हो गया ना सबका? ओके, सो एंड करते हैं लेक्चर।